सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर यू फाइन। सो ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा सा चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का क्लास 12th के लिए, दैट इज चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था आपके पास, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था। फर्स्ट चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ थे वो डिफरेंट लेवल के थे, उसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा आपके पास उसमें मेहनत करनी थी तब जा करके आप उसको कर पाते। सेम आपके पास सॉल्यूशंस में भी कि पूरा शुरुआत से तो ईजी था, लेकिन लास्ट में जब हम आए आपके पास तो ऑलमोस्ट हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो थोड़ा सा आपके पास लेंदी हो जाते हैं, जिसमें वर्कआउट करना होता है। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो कॉम्पिटिशन के भी आपसे काफ़ी अच्छा चैप्टर है। सेम बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स। सो उस भी आपसे अच्छा चैप्टर है आपके पास। एज वेल एज यदि बात करें इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल इसका बहुत नॉर्मल सा है यदि हम इसके बेसिक्स पे वर्कआउट कर लें। याद रखिए बेसिक्स पे, यदि एक बार हमें इसके बेसिक्स कंफर्म हो गए तो फिर इसका कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम वर्कआउट करेंगे आपके पास 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को हम कवर अप करेंगे ऑलमोस्ट इस पूरे के पूरे ऑलमोस्ट जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं फर्दर फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और स्टार्ट करने के पहले आपके पास हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं आज की क्लास के कौन कौन से होने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। दूसरा होगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है कि क्या हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है। थर्ड होगा आपके पास जो भी ये आपके पास रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, किसके थ्रू, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। तो वही आपके पास लिखा हुआ कि फ्लो चार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया जाएगा कि क्या हमारे पास रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है सेल्स। अब ये सेल्स जो होंगे मोस्टली आज की डेट में हम आज की क्लास में ऑलमोस्ट आपका एक ही सेल क्लियर करेंगे, गैल्वेनिक सेल, दैट इज वोल्टेइक सेल। और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा वो आपके पास नेक्स्ट फर्दर आने वाली क्लासेस में कवर अप किया जाएगा, लेकिन बता दोनों के बारे में देंगे कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है डिटेल में, लेकिन पहला वाला ही पढ़ेंगे। और लास्ट आपके पास रहेगा एक कंपोनेंट यूज किया जाता है हमारे पास सेल्स में जिसको बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो वही लिखा हुआ है सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस, क्लियर कि उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज बहुत अच्छा सा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो यदि बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप बहुत ध्यान से देखो कि ये जो आपके पास टर्म है इसका मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, क्लियर। और ये जो केमिस्ट्री है आपके पास, ये क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर लोगों को जो लगता है वो लगता है केमिकल रिएक्शन से। बात समझ में आ रही है हमारे पास, रिएक्शन से। तो डर नहीं लगना चाहिए हालांकि, लेकिन लगता है तो क्या कर सकते हैं उसका ही सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रटना होता है, उनको समझना होता है मैकेनिज्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो हमने क्या बोला कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो आपके पास आपने देखा होगा कि भाई केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि या तो आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट है वो एनर्जी को क्या कर रहा है हमारे पास एब्जॉर्ब करके एक प्रोडक्ट दे रहा है आपके पास बी, क्लियर, और या फिर हमारे पास वो रिलीज कर रहा है और वहाँ से क्या मिल रहा है हमारे पास बी प्लस एनर्जी। जस्ट फॉर एजम्पशन आपके ए और बी वहाँ पर लेट कर लिए गए हैं। तो जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो रिएक्शन आपके पास होती है एंडोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी आपके पास इवॉल्व होती है वो आपके पास रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक, क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। तो जब यही एनर्जी हमारे पास किससे कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्लियर है हमारे पास, कि बहुत सिंपल सी हमने डेफिनेशन आपको बता दी कि व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आइदर कंज्यूम्ड और इवॉल्व्ड, या तो वो कंज्यूम हो रही हो और या फिर आपके पास वो प्रोड्यूस हो रही हो, दोनों ही कंडीशन पे हमारे पास वो क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, क्लियर। और वो रिएक्शन कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि दैट मीन्स ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो आपके पास एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर इवॉल्व हो रही हो, तो हम कह सकते हैं आपके पास कि ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कह देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्लियर है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। द केमिकल रिएक्शन, अब बात करी थी को आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब या बीकर में प्रोसीड आउट होती हैं। बात समझ में आ रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में यदि आपके पास
एनर्जी की फॉर्म में या तो आपका हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर आपकी प्रोड्यूस हो रही हो, तो हम कह देंगे कि वही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस केमिकल रिएक्शन, या तो एब्जॉर्ब या तो इवॉल्व। तो बना क्या दोनों को मिलने के बाद? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं आपके पास, क्या कह सकते हैं हम आपके पास? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एज अ फॉर्मेलिटी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, जरूरी है चैप्टर के बारे में जानना। केमिस्ट्री विच डील्स विथ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपके पास डीलिंग करता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो हम कह देंगे उसको कि वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रहेगी हमेशा कि यदि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं और उनकी स्टडी करी जा रही है तो डैट मीन्स हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ चुके हैं हम। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? सो अब इसी के बाद यदि हम थोड़ा सा इसको हम क्लासीफाई करें तो एक इसका फ्लो चार्ट देखिए जरा। फ्लो चार्ट के बाद हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमारे पास। बहुत बेसिक पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख पा रहे कि ये रिलेट कर रहा है आपके पास। क्या रिलेट कर रहा है? रिलेशन किसके बीच में? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यदि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ये सेल कौन सा हो जाएगा? ये सेल हो जाएगा गैल्वेनिक सेल, और उसी को बोलते हैं हम आपके पास वोल्टाइक सेल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं डेनियल सेल। क्लियर? तो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हमारे पास है उसमें आप देख पा रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यदि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो हमारे पास ये दोनों सेल्स हैं, ये किसके अंडर में आते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। कि डैट मीन्स यदि आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होंगे। तो ये दो टाइप के होंगे हमारे पास। पहला तो जो हमने पढ़ा आपके पास गैल्वेनिक स्लैश वोल्टेइक, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर दो टाइप के आपके पास सेल रहते हैं। तो पहले सेल का मतलब क्या है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरे का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? सो अब हम इसके थोड़ा सा एक बेसिक पे जाते हैं कि एक्चुअल में इन सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, सेल्स की हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखना आप, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यदि हम बोले इसका एग्जांपल क्या है तो वॉच देख लो आप। इस वॉच में क्या होता है? सेल जो इसका होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारे पास वर्क करना बंद कर देता है। तो जो आपके पास इसकी निडल्स होती हैं जो वो मूव कर रही होती है वो भी स्टॉप हो जाती है हमारे पास। क्लियर है? ऐसे यदि टॉर्च में देख लो, टॉर्च में जो सेल पड़ता है कुछ टाइम पीरियड बाद क्या करता है हमारे पास? ऑलमोस्ट ग्लो कराना बंद कर देता है बल्ब को। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका होता है। तो लॉजिक समझिएगा, यदि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कहने का मतलब कि इसमें जो सेल पड़ा हुआ है वो उसकी जो अंदर केमिकल जो उसके अंदर है वही आपके पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे आपके पास बल्ब ग्लो किया तो इसका मतलब ये कि जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। तो मतलब केमिकल एनर्जी यदि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो धीरे धीरे ये जो सेल होंगे हमारे पास ये डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ये सेल कैसे होते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो और ज़्यादा केमिकल एनर्जी आती जाएगी, तो मतलब हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। यदि डिस्चार्ज हो गया तो फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं, एक बार ख़त्म हो गए तो ख़राब हो गए, और ये आपके पास रिचार्जेबल होते हैं जिनको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस सेल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहाँ से आया, सेल की ज़रूरत क्या पड़ी हमारे पास, इसको समझते हैं ज़रा हम। देखिएगा, एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता क्या है हमारे पास। जैसे सपोज करिए हमने आपके पास एक ऑलमोस्ट बीकर लिया, उस बीकर में हमारे पास पहले से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। किसका? कॉपर सल्फेट का। हमने पढ़ा हुआ, इसी को बोलते हैं हम क्या? ब्लू विट्रॉल, है ना? यही तो बोलते हैं आपके पास ब्लू विट्रॉल।
तो ये ब्लू विट्रॉल हमारे पास जो है वो आपके पास इसके अंदर फिलअप है, और ये किस वजह से होता है ये भी हमको पता है कि इसके अंदर का जो आपके पास सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, लिखना चाहो तो CuSO4.5H2। तो ये ब्लू कलर का हमारे पास होता है। यदि हमने सपोज करिए इसमें एक रॉड डाल दिया आपके पास, हमने ये रॉड डाल दी किसकी, Fe की, आयरन रॉड, तो अब होगा क्या हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हालांकि हमने 11th में पढ़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल, और उसके बाद हमने 10th में पढ़ा हुआ था रिएक्टिविटी सीरीज। दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, दोनों से समझा देते हैं। तो क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है तो अब होगा क्या हमारे पास कि जैसे ही कॉपर सल्फेट में Fe कंबाइन होगा तो रिएक्शन प्रोसीड आउट हो जाएगी, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। और ये जो हमारे पास होता है ये होता है लाइट ग्रीन कलर का। क्लियर। तो होगा क्या हमारे पास, जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसमें पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास, पहली चीज़ ये होगी कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू टू लाइट ग्रीन। क्लियर, कि भाई आपके पास वो धीरे धीरे ब्लू से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लाइट ग्रीन में। दूसरा आप क्या देखोगे, कुछ टाइम बाद, जैसे ये तो हो ही रहा है आपके पास, उसके बाद ये धीरे धीरे आपके पास कम होता जाएगा, आपके पास ये रॉड आपके पास कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि फिर आपके पास हो सकता है इतनी बची है हमारे पास। तो जब इतनी बची, इसका मतलब ये है कि आयरन के कुछ पार्टिकल्स कम हो गए, और कम हो गए का मतलब साफ है कि वो पार्टिकल्स यहाँ से हट करके इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, और इस सॉल्यूशन में आकर के वो जो CuSO4 था, CuSO4 को यदि हम स्प्लिट आउट करें तो ये आपके पास Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस देता है। तो वो जो Fe2 प्लस आए यहाँ पर, वो Fe2 प्लस आकर के Cu2 प्लस को डिस्प्लेस कर देंगे, तो फॉर्म कर देंगे क्या, FeSO4। लॉजिक समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना हमारे पास कि क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, और जब इसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा तो दैट इज द रीजन यहाँ पर जो आपके पास है ये रॉड आपके पास धीरे धीरे पतली होने लगेगी। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज ऑफ रॉड डिक्रीजेस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब जब ये केमिकल रिएक्शन होगी हमारे पास तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है, तो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि जब ये बॉन्ड आपके पास, ये जो कंपाउंड है ये आपके पास ब्रेक डाउन होगा, मेटल ब्रेक डाउन होगी रॉड, तो यहाँ से एनर्जी भी रिलीज होगी। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर, और जब यहाँ समझिएगा हीट एनर्जी रिलीज होगी मतलब सॉल्यूशन से बाहर जाएगी, तो हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कम होगी। और जब एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी निगेटिव का मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आ रही है कि डेल्टा जी ही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, आपकी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है क्योंकि आपके पास हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है हमारे पास, रिलीज हो रही है हमारे पास, और दैट इज द रीजन यहाँ से हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ से बोला जाए हमारे पास कि ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, तो ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है आपके पास। अब यदि बोला जाए कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि आपके पास एक ही बीकर में ये रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रही है। यदि दो अलग अलग सेटअप होता तो आपके पास ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होती, लेकिन एक ही में हो रहा है तो इसलिए ये डायरेक्ट है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है आपके पास सेल्फ अकरिंग, सेल्फ अकरिंग। क्लियर, कि मतलब हमको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है उस रिएक्शन को प्रोसीड आउट कराने के लिए, अपने आप हो रही है आपके पास। तो अब सिचुएशन ये हुई है हमारे सामने कि जो ये डेल्टा जी मिला हमारे पास, दैट मीन्स जो ये हीट एनर्जी मिली ये क्या हो रही थी हमारे पास, वेस्ट हो रही थी। शुरुआत में जो आपके पास साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये जो हीट एनर्जी है ये वेस्ट हो रही है, इसका कोई यूज ही नहीं कर पा रहे, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास कि कोई चीज़ वेस्ट कर दी जाए इन टर्म्स ऑफ साइंस। तो हुआ क्या, फिर हमारे पास उन्होंने एक आइडिया लगाया कि क्या हम इस हीट एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने इसी के बाद आपके पास फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए, और वहाँ से आपके पास ये ऑब्जर्व हुआ कि हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं यदि हमारे पास हम यूज करें किसका, सेल्स का। यहाँ से आपके पास कॉन्सेप्ट आया सेल्स का। क्लियर, और यहीं से आपके पास जनरेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बात समझ में आ रही है हमारे पास, कहानी समझ में आ गई कि क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कभी कभी
क्या होता है कि सस्पेंस पहले दिखाना होता है, मूवी बाद में दिखानी होती है। तो वही कॉन्सेप्ट था कि पहले हमने दिखाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर अब हम दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ज़रूरत क्या पड़ी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा यदि आप देखना चाहो तो जो E0 होता है हमारे पास किसका, Fe2 प्लस Fe का, वो होता है माइनस का 0.44, और जो हमारे पास E0 होता है कॉपर का, वो होता है हमारे पास प्लस का 0.34 वोल्ट। क्लियर? तो अब यहाँ से भी देख सकते हो, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि जो लो होता है वो हाई को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लो रिड्यूसेस हाई, तो डैट इज द रीजन कि हमारे पास Fe क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। कभी कभी ऑलमोस्ट आप जिंक रॉड का भी केस पढ़ते होगे, शायद आपको याद हो जिंक रॉड का। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक रॉड का भी यही होता है कि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, माइनस का 0.76 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट। जब ये माइनस का होता है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाली वैल्यू कम है, प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी इसको रिड्यूस कर देगा क्योंकि ये लो है, और ये भी रिड्यूस कर देगा क्योंकि ये भी लो है। बात समझे? दोनों लो है, तो दोनों आपके पास क्या कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। लेकिन इस केस में आप याद रखना, इस केस में ZnSO4 फॉर्म होगा, तो ZnSO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्लियर है हमारे पास? ये कलरलेस होता है। एज वेल एज इसमें आपके पास Cu2 प्लस आयंस जो होते हैं वो आपके पास PPT की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पर? बॉटम में इसके। क्लियर? तो ये आपके पास एक रेडिश PPT हो जाता है, रेडिश ब्राउन। क्लियर? रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म कर देते हैं जो कॉपर आयंस होते हैं, और जो जिंक होता है वो आपका इसके साथ आ जाता है। तो क्या होता है कि जो इसका ब्लू कलर है वो फेड होने लगता है। फेड का मतलब हल्का होने लगता है। क्यों? क्योंकि ZnSO4 तो कलरलेस है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो आपका ग्रीन होता है इसलिए लाइट ग्रीन आने लगता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमारे पास सेल्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पास पहला नंबर, दैट इज गैल्वेनिक सेल। देखते हैं जरा नेक्स्ट। क्लियर? अब देखिएगा जरा बोर्ड में हमारे पास, देखिएगा हम यहाँ पर दोनों सेल्स आपको दिखा रहे हैं। अब देखो जरा, दो सेल्स हमने आपको बताए थे। पहला हमने बताया था फर्स्ट नंबर आपके पास गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, और दूसरा हमने बताया था आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम दोनों में डिफरेंस दिखा दें और फिर उसके बाद पहले आपको पढ़ाया जाएगा क्या, गैल्वेनिक सेल, उसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा यस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो पहले हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल का, देख दोनों लेंगे हम। तो गैल्वेनिक सेल में आप देख पा रहे होगे, इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो एनोड है इसमें आप देख रहे होगे, एनोड के ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट इसी का रिवर्स आप देखो वहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग आपके पास कंटेनर है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ZnSO4 है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका CuSO4 है। मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एज वेल एज एनोड पे नेगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो आपका एनोड से कैथोड में हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बगल वाले फिगर में आप देख पा रहे होगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, उसी में दोनों है आपके पास एनोड और कैथोड। क्लियर है? एनोड वहाँ पर आपका पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप बोलोगे हमको कैसे पता पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज पे आएगा ना, तभी तो हमको पता चला पॉजिटिवली चार्ज है। और जो आपके पास उसका कैथोड है वो आपके पास कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? तभी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट का वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है हमारे पास, कैथोड पे जा रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से कैथोड में ही ट्रांसफर होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यदि गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेइक सेल है तो उस केस में आपका जो एनोड है वो नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास जो एनोड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड आपका नेगेटिव हो जाएगा। डिफरेंस दोनों सेल में इतना है। क्लियर है? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं पहला वाला सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल। क्लियर? इसी को हम बोल देते हैं आपके पास वोल्टेइक सेल। क्लियर हमारे पास? कोई प्रॉब्लम? ओके। अब देखिएगा, इसी में गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल केस होता है। इसका जो Zn और Cu सेल होता है ना, उसी को बोलते हैं हम क्या, डेनियल सेल।
लॉजिक समझ में आ रहा है कि यदि उसमें इलेक्ट्रोड्स क्या ले लिए जाएं, Zn और Cu, तो वही जो सेल होता है हमारे पास वही हो जाता है डेनियल सेल। और यही मोस्टली आपके पास सिलेबस में है। होते तो और भी बहुत सारे सेल्स हैं, बट मोस्टली हमारे पास जो सिलेबस में हमको पढ़ना है वो यही सिलेबस में पढ़ना है। क्लियर? क्योंकि वर्किंग सबकी सेम है, तो एक से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर इलेक्ट्रोड्स आप कुछ भी करो, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नो प्रॉब्लम। सो अब देखो जरा इसका हम सेटअप बना लेते हैं। जरा सेटअप में क्या हो रहा है देखिएगा जरा। हमारे पास नॉर्मल सी कंडीशन, अब ये साइज पे मैटर नहीं करिएगा कि भाई इसका साइज आपने ज़्यादा कर दिया और उसका साइज आपने कम कर दिया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ZnSO4 है, इसमें कंसनट्रेशन 1m है, ऑब्वियस सी बात है एक्वस होगा। और यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट है, कंसनट्रेशन 1m, m तो जानते हो ना, मोलर, मोल पर लीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही? यहाँ पर आपके पास है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये हमारे पास है ऑलमोस्ट आपका जिंक, यहाँ पर आप लिख लो एनोड और ब्रैकेट में लिख लो जिंक, ये आपके पास एनोड रॉड है। क्लियर? और ये हमारे पास है आपके पास कैथोड, दैट इज ये हमारे पास है कॉपर रॉड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है हमारे पास? अब हमने क्या किया, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करा दिया। तो वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आपके पास एक यहाँ पर हमने की लगा दी, यहाँ पर हमने आपके पास एक ए मीटर लगा दिया। क्लियर? अब वो ए मीटर क्या करेगा हमारे पास, वो करंट को डिटेक्ट करेगा। क्लियर है हमारे पास? यहाँ लिख दीजिएगा ए मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है नो प्रॉब्लम, और फिर यहाँ से आपके पास ये आ गया समथिंग कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस, इस प्लस को बाहर लगा देते हैं। तो यहाँ से आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फ्लो हो रहा है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो करंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, करंट तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? ये हमारे पास क्या हो गया, ये की हो गया हमारे पास, जो सर्किट को क्या कर रहा है हमारे पास, कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमारे पास है अभी आपका फिगर। ओके, सो इस फिगर को बहुत ध्यान से समझते हैं जरा, एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है हमारे पास। और यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, नो प्रॉब्लम। क्लियर? बात समझ में आ रही? अब देखिए जरा होगा क्या इसमें हमारे पास, होगा सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट जो हमने बताया आपको कि जो यहाँ पर ई नॉट है किसका, Fe का, Fe2 प्लस स्लैश Fe का, तो वो हमारे पास है माइनस का 0.76 वोल्ट। और जो ई नॉट है हमारे पास किसका, Cu2 प्लस स्लैश Cu का, तो वो हमारे पास है आपके पास, सॉरी Zn था यहाँ पर, Zn स्लैश Zn2 प्लस, और यहाँ पर Cu2 प्लस स्लैश Cu, तो ये है प्लस का 0.34 वोल्ट। अब बहुत ध्यान समझिएगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है कि पूरा इसी पे डिपेंड है हमारे पास, और हम आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास। ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ही क्यों फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, ये भी तो हमारे पास रीजन आना चाहिए। और क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करे? क्या ऐसी कंडीशन हमारे पास हो सकती है? और ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो करता रहेगा? पहली चीज़ तो ये कि इधर से इधर फ्लो क्यों कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी, कब तक फ्लो करता रहेगा। और तीसरी चीज़, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सके? तीनों चीज़ें क्लियर करने वाला। और एक बार यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी आपके पास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सेल से रिलेटेड आप फॉर्म कर सकते हो आसानी से। कैसे, देखिएगा जरा। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये जो जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लो। तो जब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है तो ऑब्वियस सी बात है जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको क्या करेगा, गेन करेगा। करने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कैथोड पे क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, याद हो शायद आपको, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, लियो है ना, लियो और फिर गर का। तो क्या पढ़ा हमने आपके पास इसमें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर गेन हो रहा है तो रिडक्शन। अब बात आती है कि ये लॉस या गेन होगा, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई हमारे पास। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लो वाला हाई वाले को रिड्यूस करेगा, और ये रिड्यूस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो रिडक्शन है। और ये जब गेन करेगा तो लॉस कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है एनोड वाला।
लॉजिक समझ में आ रहा है? तो दैट इज रीजन कि ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा। ये लॉस कब तक चलता रहेगा? ये लॉस तब तक चलता रहेगा जब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास 1.1 वोल्ट ना हो जाए। बोलो सर 1.1 वोल्ट क्यों? और भी तो कुछ हो सकता था, क्योंकि हम ई नॉट जो सेल होता है, ई सेल, वो कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हम ऐसे निकालते हैं। अब आप बोलो कि सर ऐसे ही क्यों निकालते हैं हम, क्या एनोड माइनस कैथोड नहीं कर सकते? तो देखो जरा कैसे। आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, और उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल। कि डैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो जो पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने में जितना वर्क डन होगा हमारे पास, वही हो जाएगा हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर से मूव कर रहा है? इधर से मूव कर रहा है ना। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का वर्क डन है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पूरा का पूरा कहाँ स्टोर होगा? यहाँ ना स्टोर होगा। तो कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी? कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा? यहाँ पर ना ज़्यादा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो कैसे निकाला जाएगा? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, डैट मीन्स वर्क डन ज़्यादा होगा। तो हाइयर माइनस लोअर करने से नेट आपके पास आ जाएगा ई नॉट सेल इस पूरे का। क्लियर है हमारे पास? तो आप देख लो जरा, ई नॉट कैथोड, कैथोड पे क्या था? 0.34, और एनोड पे क्या था? माइनस का 0.76, ऐड हो गया तो क्या मिल गया हमारे पास? 1.10 वोल्ट। तो डैट इज रीजन हमने बताया आपको कि ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारे पास जो इसका ई नॉट है वो आपके पास कितना ना हो जाए? 1.1 वोल्ट। और जैसे ही 1.1 वोल्ट हो गया तुरंत स्टॉप हो जाएगा। बहुत सिंपल था, समझ में आ गया हमारे पास। कब हमारे पास ये रिवर्स हो सकता है, कब आपके पास ये नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको देख लो। ये करंट जो आपके पास है, इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करता रहेगा एनोड से कैथोड तक, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव तक, जब तक कि हमारे पास जो ई एक्सटर्नल है वो आपके पास 1.1 वोल्ट से क्या है? लेस है। तब तक आपके पास वो लेफ्ट टू राइट आपका फ्लो करता रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या करता रहेगा? लेफ्ट टू राइट आपका फ्लो करता रहेगा। लेकिन यदि हमारे पास जो ई एक्सटर्नल है वो इक्वल हो गया 1.1 वोल्ट के, तो जो करंट का फ्लो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो स्टॉप हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप होने का मतलब करंट आपका फ्लो स्टॉप हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है कि जैसे ही 1.1 वोल्ट हुआ तो उसने अपना इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑक्यूपाई कर लिया। अब वही इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आपका फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोक देगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि यदि ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया 1.1 वोल्ट से, तो हमारे पास ये जो करंट है ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब अभी एनोड पे जिंक था, अब एनोड पे क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉपर हो जाएगा, और कैथोड पे क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना हमारे पास? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? और ये साइन भी रिवर्स हो जाएंगे कि डैट मीन्स अभी आपके पास जिंक निगेटिव है, फिर वहाँ पर आपका जिंक पॉजिटिव हो जाएगा, और जो Cu है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, स्पेशल केस था हमारे पास ये कि यदि आपके पास ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो उस समय आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगे। तो जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था वो आपका एनोड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमारे पास? तो अब यदि कोई आपसे पूछे कि क्या हमेशा इधर से इधर ही फ्लो करेगा, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? कि भैया इधर से इधर भी करेगा। और कब करेगा? जब उसका ई नॉट सेल हमारे पास पर्टिकुलर दैट मीन्स फिक्स वैल्यू से कम होगा। फिक्स वैल्यू कैसे निकालोगे? आप तुरंत बताओगे उसको कि भाई ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करो, ई नॉट सेल आ जाएगा। बोलो इस सेल से, इस ईएमएफ से वैल्यू, ईएमएफ जानते हो ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, यदि इससे वैल्यू उसकी कम होगी तो इधर से इधर फ्लो करता रहेगा। यदि उतनी जस्ट हो गई तो स्टॉप हो जाएगा। और फिर बोलो कि क्या वो रिवर्स कर सकते हैं? उससे खुद ही पूछ दो, बोले क्या रिवर्स कर सकते हैं? बोले क्या रिवर्स कहाँ कर सकते हैं? फ्लो करा सकते हैं, रिवर्स तो नहीं कर सकते। तो आप उसको बताओ कर सकते हैं, यदि हम इससे ज़्यादा पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करा दें। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा था, अब वो उधर से इधर फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ गई? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे पास। अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पे, एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
तो ऑब्वियस सी बात है करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है, तो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, नो प्रॉब्लम हमारे पास। लेकिन क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? भाई करंट इधर से इधर फ्लो हुआ, लेकिन इधर से इधर भी तो जाना चाहिए, तभी तो जाकर के हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा। एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि भाई लेफ्ट टू राइट तो आपने राइट टू लेफ्ट तो करंट फ्लो करा दिया, लेकिन लेफ्ट टू राइट होगा तभी तो पूरा एक कंप्लीट साइकिल बनेगा हमारे पास। तो बात आई कि फिर ये कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इससे भी कहीं ज़्यादा थी। क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी हमारे सामने, समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या हुआ। अब आपसे बात आती है कि इसको नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, वाई दिस वन एनोड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। आपके माइंड में ये भी डाउट आना चाहिए, भाई ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज करने पर तो प्लस चार्ज आना चाहिए था, फिर नेगेटिव चार्ज कैसे कर दिया उसको आपने। तो ध्यान से देखो जरा वो कह रहा है, जब जिंक को हमने इस सॉल्यूशन में डाला तो होगा क्या हमारे पास कि जिंक इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कराएगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कराएगा हमारे पास? Zn2+। ये अपने सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लूज कर रहा है, Zn2+। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर भी होगा, जो कॉपर है वो आपके पास क्या हो जाएगा? Cu2+। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? Cu2+। तो होगा क्या हमारे पास कि जब जिंक आपका इसमें आएगा तो यहाँ से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि जिंक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें जब तक लूज नहीं कराएगा तब तक आपके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे तो इसको लूज क्या करेगा? समझ में आया हमारे पास? तो लूज कराना उसकी मजबूरी है, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करानी है, और नहीं करानी है तो फिर ना करो, फिर क्या दिक्कत है हमारे पास। तो दैट इज द रीजन कि ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड में तभी आएंगे जब आपके पास यहाँ से इस रॉड से, क्योंकि रॉड जिंक की है, तो Zn2+ जब सॉल्यूशन में आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो जब Zn2+ वापस जाएंगे इसमें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव का 2 पॉजिटिव का ऐड होकर के वापस Zn मिल जाएगा। तो दैट इज रीजन कि जब +2 चार्ज वाला कैटायन वहां से आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से जनरेट कर देगा। जब एक Zn2+ और आया तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पता चला एक और यहाँ से आ गया तो यहाँ से भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते जाएंगे तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है रिपल्सन क्रिएट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ऐसे करते करते पुश करते करते ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि रॉड से जब एक Zn2+ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रॉड में जनरेट हो जाएंगे। और क्यों जनरेट हो जाएंगे? क्योंकि आपको ये सेटअप से रिएक्शन प्रोसीड करानी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो तभी होंगे जब आपके पास रॉड इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स कैटायंस को लूज करें। ऐसे करते करते जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब एक दूसरे को पुश करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के थ्रू, सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये आपके पास मूव करते हुए इस सर्किट के थ्रू यहाँ पर आएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आए, तो ध्यान से देखना आप, जो ये Cu2+ था जो सॉल्यूशन में आ गया था हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हमारे पास, जैसे उसने देखे कि भाई हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैसे ही आकर के ये हमारे पास इसमें डिपोजिट होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास? वैसे ही आकर के ये हमारे पास उसमें डिपोजिट होने लगेंगे। कौन डिपोजिट होने लगेगा? ये हमारे पास Cu2+। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो जो पॉजिटिवली चार्ज था वो निगेटिवली चार्ज में अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करती जाएगी, मतलब आपके पास इसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। साइज इसका क्या होगा हमारे पास? स्मॉल होता चला जाएगा। क्लियर? और इसका साइज हमारे पास बड़ा होता चला जाएगा। क्यों बड़ा होता चला जाएगा हमारे पास? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, और ये आपके पास उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कॉपर जो Cu2+ था वो आकर के इसमें डिपोजिट हो रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना, ऐसे करते करते यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है यहाँ पर, तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, और हर 2 इलेक्ट्रॉन पे एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक कैटायन बढ़ता जा रहा है, मतलब +2 चार्ज आपका इस पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे करते करते जब बहुत सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कैटायंस हो जाएंगे, और जब बहुत सारे कैटायंस हो जाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड ओवर नेगेटिव चार्ज। भाई सीधा सा लॉजिक है। पहले देखो, पहले ये था ZnSO4, तो ZnSO4 का मतलब Zn2+ था और SO4 2- था। लेकिन अब क्या हुआ? जब रॉड आपके पास डिकम्पोज होने लगी, रिड्यूस होने लगी, ऑक्सीडाइज होने लगी, तो अब सिचुएशन क्या होगी यहाँ से
कि Zn2+ बढ़ते चले जाएंगे, मतलब ये बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन SO4 2- तो उतने ही है, SO4 2- तो उतने ही है। तो ये आपके पास क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में क्या था, Cu2+ और SO4 2-। तो अब जब Cu2+ सॉल्यूशन से आकर के यहाँ पर स्टिक करते जाएंगे तो होगा क्या यहाँ पर कि जो सॉल्यूशन है उसमें SO4 2- ज़्यादा होते जाएंगे, क्योंकि SO4 2- जो था वो तो उतना ही है, लेकिन Cu2+ सॉल्यूशन से हट करके आपका कहाँ पर डिपोजिट हो रहा है, कॉपर मेटल पे, कॉपर रॉड पे। तो दैट इज द रीजन कि इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सीड कर जाएगा ओवर पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है कि नेगेटिव चार्ज एक्सीड्स ओवर पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर, क्या ध्यान समझना, यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप ज्यादा हो जाएगा, क्या बोला हमने, आपके पास एक वर्ड बोला हमने जिसको बोला हमने बिल्डअप। यदि पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप ज्यादा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से जनरेट होंगे इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन यहां बना तुरंत उसको अट्रैक्ट करा लेगा अपनी तरफ। ऐसे ही जब इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आपके पास ज्यादा हो जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन यदि आने की कोशिश करेगा भी तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही है कि ये अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ये रिपल्सन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कोई अंदर नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। और वो किस वजह से स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस इंपॉर्टेंट टर्म की वजह से, दैट इज बिल्डअप, चार्ज बिल्डअप की वजह से। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब हम क्या करें आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास ये चार्ज बिल्डअप आपका खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम आपके पास पढ़ते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज को। फिर हम आपके पास एक इसमें समथिंग, एक यू ट्यूब कुछ ऐसा, यू ट्यूब शेप्ड, क्लियर है, एक आपका कंपोनेंट हम इसमें ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज में आपके पास होता क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मोस्टली आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हम बात करें कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आप लिख सकते हो इसमें, जैसे KCl हो गया, जैसे आपके पास KNO3 हो गया, जैसे आपके पास NH4Cl हो गया, जैसे आपका NH4NO3 हो गया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि इनकी इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए। क्या, इक्वल मोबिलिटी। अच्छा, ये मोबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। इनका मूवमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारे पास जो इससे निकल के आता है वो ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये कंबाइन रहते हैं किसमें, अगर अगर पेस्ट में, अगर अगर पेस्ट। अभी अगर अगर पेस्ट क्या होता है, ये अगर अगर पेस्ट एक आपके पास एल्गी होता है, एल्गी एक आपके पास प्लांट है इन वाटर, एक वाटर में एक प्लांट होता है आपके पास जिसको बोलते हैं हम एल्गी। तो एल्गी से आपके पास ऑब्टेन किया जाता है किसको, अगर अगर पेस्ट को। ये पेस्ट का मतलब एक तरीके से जेली की बात कर रहा है, जेली नहीं, जैसे कि आपके पास सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। क्या, सेमी सॉलिड फ्लूइड है ना, या इसी को बोल देते हैं हम आपके पास जेली, और जिलेटिन भी कह सकते हैं आपके पास। तो ये जो सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है हमारे पास, इस फॉर्म में आपके पास ये प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये क्या करता है आपके पास, ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर एक्वस फॉर्म में, तो ये उसको किस फॉर्म में कर देता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट्स टू कंबाइन विथ सॉल्यूशन, विथ सॉल्यूशन कि मतलब जो सॉल्यूशन है उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट को प्रिवेंट करने से क्या करता है, वो आपका रोकता है। कौन रोकता है, अगर अगर पेस्ट रोकता है। तो ध्यान समझना हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, सपोज करो यहाँ पर हो गया KCl, तो ये हो गया K+ और ये क्या हो गया हमारे पास Cl-। तो होगा क्या हमारे पास, या यहाँ पर आपने लिख दिया Cl- और यहाँ पर लिख दिया आपने K+, क्लियर। तो अब होगा क्या, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज का बिल्डअप हो गया था,
तो ये जो K प्लस है वो आकर के इसके साथ कंबाइन होगा, और जो आपके पास Cl माइनस है वो आकर के आपका Zn2 प्लस के साथ कंबाइन होगा। बात समझ में आ रही है कि Cl माइनस आकर के आपके पास कंबाइन होगा किसके साथ, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, और K प्लस कंबाइन होगा जिसके साथ आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया था तो उसको Cl आकर के न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा हमारे पास? न्यूट्रलाइज करेगा, और जब न्यूट्रलाइज करेगा तो यहाँ से अट्रैक्शन कम होगा, तो ये फिर से फ्लो यहाँ से आपका बढ़ जाएगा। ऐसे ये जो आपके पास K प्लस है वो आकर के यहाँ पर SO4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब K2SO4 फॉर्म होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया था SO4 2 माइनस के ज़्यादा होने से, अब वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा किसके थ्रू? पोटेशियम के थ्रू। तो ऐसा करने से होगा क्या हमारे पास? ऐसा करने से ये होगा कि यहाँ पे जो रिपल्सन मिल रहा था वो रिपल्सन कम हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस फिर से आपका फ्लो करने लगेगा। कितना ईजी था हमारे पास? बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका फिर से आपका फर्दर फ्लो करने लगेगा, क्योंकि ये जो आपका एक्सेस पॉजिटिव एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक न्यूट्रलाइज करा दिया गया किसके थ्रू? जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया था। अब खास बात ये होती है इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये आपके पास होते हैं कैसे? इनर्ट। कैसे होते हैं हमारे पास? इनर्ट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि ये इस प्लेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने वाले, इस रॉड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस सॉल्यूशन का जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव और इस सॉल्यूशन का एक्स्ट्रा नेगेटिव सिर्फ उसी के साथ ये रिएक्शन करेंगे, बाकी इनको किसी से कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द सॉल्यूशन, जो उस पर चार्ज होता है उसको ये क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये जो अगर पेस्ट होता है ये क्या करता है कि जो सॉल्यूशन है ये इसके अंदर ना चला जाए हमारे पास, तो इसलिए उसको वो प्रिवेंट करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पर कहीं कहीं कॉटन प्लग भी लगा होता है, कॉटन प्लग COTTON PLUG, तो वो कॉटन प्लग भी इसीलिए लगा होता है ताकि इससे जो सॉल्यूशन है वो अंदर इंटर ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो या तो अगर पेस्ट यूज कर दो या कॉटन प्लग्स यूज कर दो, बात हमारे पास सेम है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आ गया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इस रॉड के साथ रिएक्शन ना करें, इस सॉल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शन करें। जो आप सोचो इनर्ट का मतलब तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना होता है, तो जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारे पास इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि वी नीड सॉल्ट ब्रिज। अब इसका एक और बहुत अच्छा सा फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, उसको हम देख लेते हैं, और सॉल्ट ब्रिज की थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या हमारे पास। यदि हमसे कोई बोल दे तो क्या लिखेंगे? ओके, तो देखिएगा जरा हमारे पास सिंपल सा कि सॉल्ट ब्रिज के बारे में यदि आपसे बोला जाए कि भाई व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास। आप देख सकते होंगे लिख के आ गया होगा, तो लिखा हुआ इट इज यूज्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ गैल्वेनिक सेल टू एलिमिनेट डायरेक्ट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LLJP, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास। इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल्स, मतलब दो हाफ सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करता है। ये तो हम पढ़ के गए थे आपके पास। यस, उसके बाद नेक्स्ट टू हाफ सेल्स, इट इज अ यू ट्यूब शेप्ड फिल्ड with KCl containing agar paste obtained from algae plant found in water also used in desert। अब डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि राजस्थान में यूज किया जाता है हमारे पास, डेजर्ट का मतलब कि खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है तो उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है हमारे पास। किसको? एल्गी को। रेड कलर का मोस्टली हमारे पास होता है। विच सेट्स द इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ जेली, ऑब्वियस सी बात है, सेमी सॉलिड फ्लूइड, विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द सॉल्यूशन। क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है उसके अंदर, उसको सॉल्यूशन में जाने से वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसको वो सेमी सॉलिड फ्लूइड बना देता है। नेक्स्ट, नोन एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास सॉल्यूशंस की जो रॉड थी उसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बाकी आपका रिएक्शन कर जाना चाहिए, जो भी एक्सेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था।
द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू द जेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल, सम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मोबिलिटी शुड बी इक्वल। मोबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे Cl माइनस इधर आ रहा था, K प्लस इधर जा रहा था, तो जिस स्पीड से Cl माइनस इधर आना चाहिए उसी स्पीड से K प्लस इधर आना चाहिए। और यदि स्पीड सेम नहीं हुई तो चार्ज बिल्डअप सेम रेट से कम नहीं होगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन यदि चला भी गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा और वापस आ जाएगा। तो दैट इज द रीजन हमारे पास ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मोबिलिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसका नोट देख लो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, नोट देखिएगा बहुत ध्यान से। KCl ब्रिज कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन एनी सॉल्ट ऑफ लेड एंड सिल्वर इज यूज्ड इन द सेल बिकॉज लेड क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है कि यदि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर हमने ZnSO4 और CuSO4 के लिए थे, तो जो KCl है, KCl का Cl गया था, क्या फॉर्म कर दिया था उसने फॉर्म कर दिया था ZnCl2। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया इसने, अब आप तो कह रहे थे आयंस फॉर्म करेगा, तो ZnCl2 तो फॉर्म करेगा, लेकिन बाद में फिर से हमारे पास वो Zn2+ और 2Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फॉर्म करने के तुरंत बाद आपका वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है ये कैसा होता है, सोलुबल होता है। लेकिन वहीं पर जो लेड के सॉल्ट हो गए, लेड का सॉल्ट हो गया हमारे पास क्या, PbCl2। और नोट में आप देख पा रहे होंगे कि लेड के साथ साथ हमारे पास सिल्वर का भी सॉल्ट लिखा हुआ है, तो AgCl। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास PPT फॉर्म कर देते हैं। अब लॉजिक समझिएगा, हमारे पास उसका पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप कम क्यों हुआ, कम इस वजह से हो गया क्योंकि उसको 2 Cl- मिलते चले गए। लेकिन यदि यही आपके पास कंबाइन होकर के ये कंपाउंड फॉर्म कर देते तो क्या उसका पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप कम हो पाता? नहीं कम हो पाता हमारे पास। लॉजिक समझ में आ रहा है? यही रीजन हमारे पास होता है कि ये जो आपके पास होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब कि ये आयंस में फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे। एक बार यदि जो Cl आया KCl से और उनमें कंबाइन हो गया हमारे पास, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर देंगे, जिससे कि आपका ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होंगे, तो मतलब आपका ये PPT फॉर्म कर देंगे, तो चार्ज बिल्डअप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस कंडीशन पे भी आपके पास जो सेल है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। क्लियर है? तो दैट इज द रीजन कि हम इन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो यदि हमने बिना इलेक्ट्रोलाइट को देखे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट चूज कर लिया हमने, तो आपके पास वो ऐसे कंपाउंड से फॉर्म कर सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो ये था ओवरऑल हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, सॉल्ट ब्रिज का। अब आ जाते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? सो पहला फंक्शन देखिएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर, इट एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल्स। पढ़ चुके हैं आपके पास कि जो दो हाफ सेल्स होते हैं उनके बीच में ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर। ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिफ्यूजन होने, मेटल के साथ डिफ्यूजन होने से क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। और कौन रेस्ट्रिक्ट करता है, इसके अंदर का जो अगर अगर पेस्ट होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तीसरा नंबर हमारे पास, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द चार्ज बैलेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स। ऑब्वियस सी बात है कि जो चार्ज बिल्डअप हुआ था हमारे पास, उस चार्ज बिल्डअप को कम करने के लिए ही तो इनकी ज़रूरत पड़ी थी हमारे पास। उसको कम करने के लिए ही तो हमने आपके पास इनको प्रोवाइड कराया था, जिससे कि पॉजिटिव नेगेटिव आपका बिल्डअप कम हो गया था। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इट मेंटेन्स स्लैश एलिमिनेट्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो उसको ध्यान से समझ लो जरा। हमारे पास जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास सेल है, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर भी आपके पास दूसरा सेल है, यहाँ पर भी सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर आपके पास एक की लगी हुई है, फिर यहाँ पर आपके पास वोल्ट मीटर है, ए मीटर सॉरी, और यहाँ से आपके पास समथिंग कुछ ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो हो रहा है आपके पास, करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है। ये आपके पास है नेगेटिव, ये आपके पास है पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो अब देखिए जरा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप यहाँ बढ़ रहा था। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप बढ़ रहा था, तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Zn2+, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Zn2+, यहाँ पर भी Zn2+, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn2+। मतलब साइड में बिल्कुल बगल बगल में आपके पास
कंटेनर के +2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपके पास SO4 फिर हो जाएगा आपके पास SO4 फिर हो जाएगा आपके पास SO4 फिर हो जाएगा आपके पास SO4 तो मतलब आप देख पा रहे होगे कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, और इस तरफ करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। क्लियर, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इस तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो वही लिखा हुआ हमारे पास, ध्यान समझिएगा जो पॉइंट लिखा हुआ है, इट मिनिमाइज और इलिमिनेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास, सपोज करिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला हमारे पास, हम कह सकते हैं आपके पास कि सपोज करो हमारे पास वो 0.1 वोल्ट मिला, और जो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ था कि सपोज करो इसका हमारे पास 1.1 वोल्ट है, तो जो नेट आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल वो क्या आ जाएगा, 1.1 तो इधर है और ये आपका जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। लेकिन रिएक्शन तो आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो तो तब तक होता जब 1.1 वोल्ट होता, तब जा करके एक कंप्लीट हमारे पास कन्वर्जन होता एनर्जी का। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी वजह से जो जनरेट हुआ पोटेंशियल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसने ओवरऑल सेल का जो पोटेंशियल है वो कम कर दिया। तो जो आपके पास रिएक्शन है अब वो उतनी ज़्यादा परफेक्ट या एक्चुअल नहीं होगी जितनी की होनी चाहिए थी। लेकिन सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस जो ये पोटेंशियल मिला हमारे पास, यदि ये बहुत कम है तो इसको एलिमिनेट कर देगा, और यदि ये ज़्यादा है तो इसको वो मिनिमाइज कर देगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? यदि आपके पास ये पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो मिनिमाइज कर देगा, मतलब कम से कम कर देगा, ताकि ये वैल्यू बहुत ही कम इफेक्टेड हो। और यदि हमारे पास ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, दैट मीन्स थोड़ा सा जनरेट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा उसको हटा देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? और जिसकी वजह से आपके पास इसका एक्चुअल पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा, तो आपके पास जो रिएक्शंस में कन्वर्जन है हमारे पास वो बहुत अच्छा होगा, और प्रॉपर जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स एनर्जी का कन्वर्जन होगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? सो दैट इज ये लिखा हुआ था लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत सारे चार्ज, यहाँ पर लिख लीजिएगा कहीं, जंक्शन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग एट स्मॉल स्पेस। क्लियर? कि एक छोटे सी जगह में यदि बहुत सारे आपके पास चीज़ें आ जाए, वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। जैसे आप ऑलमोस्ट फिजिक्स में पढ़ते होगे किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ में जंक्शन पढ़ा होगा आपने, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना? कि बात समझ में आ रही है? तो जंक्शन में क्या होता है, बहुत सारे करंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहे हैं। जंक्शन का मतलब जैसे रेल होती हैं, बहुत सारी आती हैं एक पर्टिकुलर किसी उस पर रेलवे स्टेशन पर, तो उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारी आती है। तो वही है आपके पास एक छोटे से पोर्शन में यदि बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं उसको जंक्शन। क्लियर है? लिक्विड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड ये भी है, लिक्विड ये भी है। यहाँ पर जंक्शन समझ में आ गया, पोटेंशियल का समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो चार्जेज है उसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, पूरा बेसिक हमने कवर किया है। कोशिश करिए कि सारा समझ में आए आपके पास। आप एक बार और लेक्चर को अच्छे से समझेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये पूरा आपको समझ में आ जाने वाला है, जो जो हमने आपको समझाया हुआ है। सो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल पे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बहुत अच्छे से आपके पास इलेक्ट्रोड्स, जिसमें आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होगा। क्लियर है? ओके, सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।